किसी दुश्मन की गोली ने नहीं बल्कि सड़क पर बिछी मौत की एक अदृश्य चादर ने वतन के 10 जाबाजों की जान ले ली। वो ब्लैक आइस जिसे पहाड़ों का साइलेंट किलर कहा जाता है, गुरुवार को डोडा के खन्नी टॉप पर काल बनकर बिछी थी। जब पूरा देश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा था, तब देश की रक्षा में तैनात ये वीर अपनी ड्यूटी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नियति ने एक ही झटके में 10 घरों के चिराग बुझा दिए। 400 फीट गहरी खौफनाक खाई, नुकीले पत्थर, शून्य से नीचे का तापमान और इन सब के बीच सेना का वो मजबूत बुलेट प्रूफ कैस्पर वाहन बेबस हो गया और देखते ही देखते तिनकों की तरह बिखर गया। 10 जवानों की शहादत हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। ये महज एक सड़क दुर्घटना तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन दुर्गम पहाड़ियों, रास्तों की बेबसी और सुरक्षा इंतजामों की बड़ी चूक की कहानी है, जिसकी कीमत पर हमने अपने वीर सपूतों के बलिदान की एक कहानी देखी, बलिदान चुकाना पड़ा। आज जब इन शहीदों की अंतिम विदाई हुई तो डोडा की फिजाओं से लेकर हरियाणा के गांव तक आंखें सभी की नम हैं और हर दिल में एक ही सवाल है कि क्या इन रास्तों पर एक मजबूत कंक्रीट की दीवार इन जिंदगियों को रोक नहीं पाती, इन जिंदगियों को बचा नहीं सकती थी क्या? हादसे की जड़ में वो ब्लैक आइस थी जो कि रात के वक्त सड़क पर बहते पानी के जमने से कांच की तरह एक बेहद फिसलन भरी परत बन जाती है। भद्रवाह की इन ऊंची, आप समझ सकते हैं, 90,000 फीट तक की ये ऊंचाई होती है। भद्रवाह की ये 90,000 फीट की ऊंची चोटियों पर बुधवार की रात तापमान -1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। सड़क के एक मोड़ पर मौजूद छोटे से नाले का पानी जब सड़क पर आया तो वो जम गया। दोपहर होने के बावजूद धूप की कमी के कारण बर्फ पिघली नहीं और जैसे ही सेना का वाहन उस मोड़ पर पहुंचा और ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, टायरों ने सड़क से अपना नियंत्रण खो दिया। वहां ना तो कोई पैराफिट था, ना कोई सुरक्षा की दीवार और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड। अगर वहां एक मजबूत कंक्रीट का क्रैश बैरियर होता तो शायद अनियंत्रित होता वाहन खाई में न गिरता, गहराई में नहीं जाता और देश के 10 वीर सपूत बच पाते। लेकिन उस रपटीले रास्ते ने वाहन को सीधे 400 फीट नीचे मौत के मुंह में धकेल दिया। टक्कर इतनी भीषण कि बुलेट प्रूफ वाहन के परखच्चे उड़ गए, उसके पहिए और एक्सेल दूर दूर जा गिरे। नुकीले पत्थरों की चोट ने जवानों के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया और देश को हुई एक ऐसी क्षति जिसे भूलना अब नामुमकिन है। इस मलबे और बिछी हुई सफेद चादर के बीच बचाव कार्य भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जब सेना और पुलिस के दल वहां पहुंचे, उससे पहले ही स्थानीय लोग देवदूत बनकर मौके पर पहुंच गए। पास के गांव के युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस अंधेरी और पथरीली खाई में उतरना शुरू किया। उन्होंने अपनी पीठ पर लादकर और चादरों का स्ट्रेचर बनाकर घायलों को, यानी कि जाबाजों को, ऊपर तक पहुंचाया। कम विजिबिलिटी के बावजूद सेना के पायलटों ने जोखिम उठाकर चीता और ध्रुव हेलीकॉप्टरों से 5 उड़ानें भरी और 11 घायल जवानों को उधमपुर के सैन्य अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां वे अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस उन तस्वीरों को नहीं बचाया जा सका जिन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया। जोबनजीत, सुधीर नरवाल, मोनू, मोहित, HR कंवर, सिमरन, पिलोरा, सुलिंदर, अजय लोफ्रा और सवर्ण नागपाल, ये वो नाम हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। ये वो 10 शहादत के, आप कह सकते हैं, देश के जाबाज सपूत हैं, जिनका नाम अब आप सिर्फ शहीदी के लिए याद करेंगे, बलिदान के लिए याद करेंगे, क्योंकि हमारे बीच अब ये लोग मौजूद नहीं हैं। देश की यादों के लिए, देश की यादों में सदा के लिए अमर हो चुके हैं। आज जब इन जाबाजों के पार्थिव शरीर, उनके देह, उनके पैतृक गांवों में पहुंचे तो कोहराम मच गया। झज्जर के मोहित और सुधीर नरवाल के घर हो या फिर अन्य शहीदों के आंगन, हर जगह तिरंगे में लिपटे अपने लाल को देख माओं का कलेजा फटा। पिता के मजबूत कंधे मानो आज कमजोर पड़ गए हों अपने ही बेटे की लाश को देखते हुए। ये 2026 का पहला बड़ा सैन्य हादसा है जिसने पिछले सालों के घावों को एक बार फिर हरा कर दिया। बांदीपुरा, रामबन और उधमपुर में भी हमारे जवानों ने इन्हीं गहरी खाइयों में अपनी जान गंवाई थी। डोडा की वे सर्द पहाड़ियां आज भी गवाह है उस चीख की जो कि उस मोड़ पर गूंजी थी जहां मौत ने ब्लैक आइस का मुखौटा पहना। वतन के इन 10 लाडलों की अंतिम विदाई केवल एक परिवार की क्षति बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र के लिए एक गहरा शोक है।
हमें सोचना होगा, हमें सोचना चाहिए कि सरहद पर दुश्मनों का सीना छलनी करने वाले हमारे ये शूरवीर आखिर कब तक खराब सड़कों, सुरक्षा दीवारों की कमी के कारण इन खाइयों में अपनी जान गंवाते रहेंगे, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है जब इस तरह से कोई वाहन खाई की तरफ गिरा हो या फिर किसी तरह की क्षति हुई हो। पहले भी कई ऐसे किस्से आए जब सेना का वाहन इस तरह से खाइयों में गिर चुका है। आज नम आंखों से पूरा हिंदुस्तान इन शहीदों को सलाम कर रहा है, जिनकी शहादत की कहानी डोडा की उन पथरीली ढलानों पर सदा के लिए अंकित हो चुकी है। टी20 विश्व कप के 19 सालों के इतिहास में साल 2026 एक ऐसा सुनहरा अध्याय लिखेगा जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट के कट्टरपंथी दीवारों को तोड़ देगा। लेकिन अफसोस कि एक खिलाड़ी की आस्था और उसकी कप्तानी के ऐतिहासिक सपने को बोर्ड की जिद की बलि चढ़ा दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक टूर्नामेंट से बांग्लादेश के बाहर होने की नहीं, बल्कि उस गौरवशाली क्षण के कत्ल की है जब पहली बार विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर बांग्लादेश की कमान एक हिंदू खिलाड़ी के हाथों में होती नजर आती। हम बात कर रहे हैं स्टार बल्लेबाज और टी20 कप्तान लिटन दास की, जो न केवल मैदान पर बल्ले का जौहर दिखाते हैं बल्कि खुद को गर्व से भगवान कृष्ण का दास भी कहते हैं। 31 वर्षीय लिटन का ये सपना था कि वो भारत की धरती पर विश्व कप में अपनी टीम का नेतृत्व कर पाए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी और वहां की सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल के पूर्वाग्रहों की ये पूरी एक कहानी और ये सपना भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, भारत में तो बिल्कुल नहीं। लिटन दास के लिए ये मौका सिर्फ कप्तानी का नहीं था, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और खेल क्रांति का भी था। साल 2007 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश ने 9 टी20 विश्व कप खेले, लेकिन हर बार नेतृत्व मोहम्मद अशरफुल, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहमान, मुस्तफे मुर्तजा, नजमुल हुसैन, शांतो जैसे मुस्लिम खिलाड़ियों के हाथों में रही, यानी कि कैप्टन ऑफ द शिप कोई मुस्लिम खिलाड़ी होता था। 2026 में पहली बार ये परंपरा अब टूटने वाली थी। अवसर था एक हिंदू खिलाड़ी के पास, लेकिन बीसीबी के अड़ियल रवैये ने इसे एक दर्द में बदल दिया। इस अड़ियल रवैये ने ही इसे मटिया मेट कर दिया। लिटन दास का कप्तानी रिकॉर्ड भी काफी प्रभावी रहा। उन्होंने 29 मैचों में टीम का नेतृत्व करते हुए 15 जीत दर्ज की, जो कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ का प्रमाण है। मगर 22 जनवरी को ढाका में जो कुछ हुआ उसने खेल भावना का गला घोंट दिया। बोर्ड ने एक फिक्स्ड मीटिंग बुलाई जिसमें लिटन दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे भारत जाकर विश्व कप खेलना चाहते हैं। उन्हें टेस्ट कप्तान नजमुल हसन शांतो का भी साथ मिला, लेकिन उनकी दलीलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, खत्म किया गया। बोर्ड की साजिश के पीछे गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक रंजिश छिपी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव और अल्पसंख्यकों पर होते हमले, हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आपको हम बार बार अपडेट देते भी रहते हैं। इन खबरों के बीच खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने सुरक्षा का खोखला बहाना बनाकर अब भारत में खेलने से इनकार कर दिया। असलियत ये कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में 16 से 14 सदस्यों ने बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को खारिज भी कर दिया, लेकिन फिर भी बीसीबी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ये कड़वाहट तब और बढ़ गई जब आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान का अनुबंध समाप्त कर दिया गया और जवाब में बांग्लादेश ने वहां आईपीएल के प्रसारण पर ही पाबंदी लगा दी। इस ईगो की लड़ाई में बलि चढ़ाया गया लिटन दास के उस सपने को जिसने उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में कृष्ण दास लिखकर और मैदान पर पसीना बहाकर सींचा था, एक लंबा सफर तय किया था। अब स्थिति ये कि शेड्यूल के मुताबिक कोलकाता और मुंबई में होने वाले बांग्लादेश के मैचों में शायद स्कॉटलैंड खेलता नजर आए, क्योंकि अगले विश्व कप तक वो अब 33 साल के हो जाएंगे। तब तक टीम की कप्तानी और चयन की समीकरण पूरी तरह से बदल चुके होंगे। बीसीबी ने न केवल अपने राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दांव पर लगा दिया, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी का अपमान किया जो कि अपनी धार्मिक पहचान के साथ देश का झंडा बुलंद कर सकता था। ये बहिष्कार भारत का नहीं, बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट के उस सुनहरे भविष्य का है जिसे मजहबी और राजनीतिक चश्मे से देखने वालों ने अब धूमिल कर दिया है, जिसे मजहबी और राजनीतिक चश्मे ने देखने से इनकार कर दिया। आज लिटन दास की बेबसी पूरे क्रिकेट जगत के सामने है, जहां एक कप्तान अपने बोर्ड की कट्टर सोच के आगे घुटने टेकने पर मजबूर नजर आया, अपने सपने को बलि पर चढ़ता देखता रह गया। डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा आर्थिक झटका भारत और यूरोपीय संघ की दोस्ती से लगने जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ट्रंप अब लगातार अपनी टैरिफ वाली धमकियां दे रहे हैं,
100% टैरिफ, 500% टैरिफ, 50% टैरिफ और 200% टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ की तलवार लटकाकर लहराकर दुनिया को डरा रहे हैं। ठीक उसी वक्त भारत और यूरोप ने पर्दे के पीछे एक ऐसी महाडील को अंजाम दे दिया जो कि वैश्विक व्यापार का भूगोल बदल देगी। आगामी 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA महज एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को दिया गया भारत की ओर से करारा जवाब है। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल डील कहकर दुनिया को संबोधित किया, दुनिया को संदेश दिया कि अब भारत और यूरोप अपनी तरक्की के लिए वॉशिंगटन के मोहताज तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ट्रंप का यूरोपीय संघ और भारत के साथ जो टैरिफ विवाद चल रहा है उसमें अनजाने में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार तो खोल दिए, क्योंकि जब अमेरिका ने यूरोप को व्यापारिक युद्ध की धमकी दी तो यूरोप ने एक भरोसेमंद और बड़े बाजार के रूप में भारत की ओर से हाथ बढ़ाया, भारत की ओर हाथ बढ़ाया। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि उसे अमेरिका जैसे एक विशाल बाजार का विकल्प मिल गया, जिसकी तलाश वो लंबे समय से कर रहा था। अब भारत के पास 450 मिलियन की आबादी और 20 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी अर्थव्यवस्था वाले यूरोपीय बाजार तक बिना किसी टैक्स की रुकावट के पहुंच होगी। अब अनुमान तो ये भी है कि इस डील के बाद दोनों के बीच होने वाला कारोबार 136 अरब डॉलर से छलांग लगाकर सीधे 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस डील का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ये कि अब यूरोप अपनी सुरक्षा और सप्लाई चेन के लिए अमेरिका या चाइना पर निर्भर रहने की बजाय भारत की ओर देख पाएगा, यानी कि भारत का भी आर्थिक फायदा सीधे तौर में इसमें नजर आता है। रिपोर्ट तो ये बताती है कि यूरोपीय देश अब अमेरिका से हथियार खरीदने की बजाय भारत के डिफेंस सेक्टर में रुचि दिखा रहे हैं, जो कि ट्रंप के रक्षा उद्योग के लिए सबसे बड़े सदमे जैसा होगा। भारत से टेक्सटाइल, फार्मा, रत्न, आभूषण और IT सेवाओं का निर्यात तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही मेक इन इंडिया अभियान को भी जबरदस्त रफ्तार मिलने वाली है। जब यूरोप की हाई टेक्नोलॉजी और निवेश भारत के सस्ते श्रम और रॉ मटेरियल से मिलेंगे तो भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा, जिससे देश में लाखों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और ट्रंप को होगी बड़ी टीस। ये समझौता ट्रंप के लिए इसलिए भी परेशानी का सबब है क्योंकि अब यूरोपीय निवेश का एक बड़ा हिस्सा जो कि पहले अमेरिका जाता था वो भारत के स्टार्टअप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए यूरोप अब उसे चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में देखने को मजबूर होगा, देख भी रहा है। इससे न केवल चाइना पर निर्भरता कम होगी बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्यों के क्षेत्रों में भारत को भारी फंडिंग मिलेगी। असल में इस मेगा डील के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब वैश्विक मंच पर किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार करने की ताकत रखता है। और ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी स्थापित कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस डील के और क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे और भारत को इससे कितना स्पष्ट फायदा होने वाला है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। तो ये थी दिन की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए जरूरी है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.